ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज हम जो है सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल के इंस्ट्रक्शंस और बारे में आपको बताऊंगा मैं, और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कैसे करनी है, क्या है, सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में। और वाइवा में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, वाइवा भी मैं आपसे शेयर करूँगा इस लेक्चर में। काइंडली सबसे पहले आप लोग जो है अपनी प्रेजेंट पी मार्क कर दीजिए। ऑप्शनल आईडी से सबको आना है इसमें क्लास में। कुछ बच्चे अनऑप्शनल आईडी से आ रहे हैं तो उनको बोल दें कि अपनी ऑप्शनल आईडी से आए। हाँ, ठीक है बेटा, प्रेजेंट आप लोगों ने मार्क कर दी है। मतलब सेकेंड ईयर फिजिक्स प्रैक्टिकल की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या कॉपी में आपको जो चीज़ें लिखनी होंगी वो क्या क्या हैं, इसमें किसके मास डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं आपके पास। देखिए जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, वो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि प्रैक्टिकल जो है आपका टोटल 15 मार्क्स है, सब तो पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। 15 मार्क्स का आपके पास पूरा प्रैक्टिकल है, जिसमें से आपकी जो कॉपी होती है, जो चीज़ें आपको कॉपी में लिखनी होती है, कॉपी के यानी कि प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं आपके कितने होते हैं, 9। कभी कभार 10 भी हो जाते हैं। वाइवा वॉइस के आपके पास जो मार्क्स होते हैं वो है 4, एंड योर प्रैक्टिकल जर्नल सर्टिफाइड प्रैक्टिकल जर्नल, मतलब ये नहीं कि अनसर्टिफाइड है, तो प्रैक्टिकल आपके सबके सर्टिफाइड होने चाहिए जर्नल्स। इसके मार्क्स हैं 2, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी कॉपी से आउटसाइड है, यानी कि आप जो वाइवा देंगे उसके मार्क्स और जो आपके जर्नल सर्टिफाइड है तो उसके मार्क्स। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करें। यहाँ तक क्लियर है जी सिद्धरा? ओके, मुझे सब बच्चों के नाम नहीं पता है, कुछ बच्चों के नाम पता है मुझे, तो कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज में बोल सकते हैं मुझे, और अगर मैसेज में मैं रिस्पॉन्स ना करूँ तो फिर आप अपना माइक ओपन करिएगा, वरना माइक ऑन ना करो। ओके गुड। अल्ताफ़ से मोहम्मद सिद्दीक, अच्छा, ठीक है बेटा, अब कॉपी पे आते हैं। कॉपी की जो मार्क्स 9 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे अहम यही बनता है आपके पास। जर्नल आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं या जिनके नहीं भी हुए तो उनको कंप्लीट कर लेना चाहिए। मैं तो इसकी जर्नल की पूरी फाइल भी आप लोग शेयर कर दी थी। इसके अलावा वाइवा की भी मैं आपको अभी फाइल एक शेयर कर दूंगा, बता भी दूंगा कि एग्जाम में क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे वाइवा के हवाले से, तो वो सब आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है कॉपी की। तो बेटा प्रैक्टिकल कॉपी में जो आप लिखेंगे यानी कि एग्जाम कॉपी या आंसर स्क्रिप्ट कह लें, इसमें जो चीज़ें आपने लिखनी होती हैं, जिनकी आपने अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी याद करना होगा। आपको ऑब्जेक्ट याद होना चाहिए कि आपको ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जर्वेशन कॉलम, वर्किंग फार्मूला विद डिटेल,
जो भी आपका प्रैक्टिकल का फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, उसके सारे वेरिएबल्स ही पता होने चाहिए कि इसमें वेरिएबल में क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मिसाल के तौर पे V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है हमारे पास ओम्स लॉ का। तो यहाँ पे आपने फार्मूला लिखने के बाद ये भी बताना है कि यहाँ पे V क्या है, I क्या है, R क्या है। स्टैंड्स फॉर I करंट है, R रेजिस्टेंस है, V आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी डिवाइस में यूज होगा एक्स वाई जेड। गैल्वानोमीटर की बात करें तो उसके जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, वो गिवन नहीं होंगे। कॉपी में सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखना होगा, देन यार वो जो फॉर्मूला याद करने होंगे वो ऑब्जर्वेशन जनरल कॉलम। स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करने होंगे ना, वो चूंकि प्रैक्टिकल के अंदर तो वो अजीब अजीब से फॉर्मूले गिवन होते थे। नहीं नहीं बेटा, जो प्रैक्टिकल में आपके फॉर्मूले यूज हो रहे हैं आपने वो याद करना होगा, जो आप वहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। समझ में आई बात? मतलब सर जो जनरल फॉर्मूला होता है ना वो ना। हाँ, वही जो प्रैक्टिकल में यूज हो रहा है जनरल फार्मूला, उसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, सिर्फ वो फार्मूला याद करना है, जिससे हमें वहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है, जिससे हमें वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लेनी है, जिससे हमें आंसर निकालना है। ठीक है, वो आपके मैनुअल में सब लिखा हुआ है, मैं भी शेयर भी करूंगा आपसे प्रैक्टिकल जर्नल, तो वहाँ पे बात आपको और क्लियर हो जाएगी। मैं भी सिर्फ जर्नल्स के इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, वर्किंग फार्मूला, और फिर आएगी सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, विद डायरेक्शन ऑफ करंट, विद लेबलिंग एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। सर्किट डायग्राम में अगर आप करंट की डायरेक्शन शो नहीं करेंगे, जो कि प्लस से निकलती है, प्लस पोटेंशियल से निकलती है और माइनस में एंटर होती है, तो उसका एक मास डिडक्ट हो जाता है। ये सारी बातें अभी हम कॉपी ही करें, जो कॉपी के 9 मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो इन चीज़ों में। तो वर्किंग फार्मूला आ गया आपका, सर्किट डायग्राम विद लेबलिंग, देन ऑब्जर्वेशन कॉलम, कैलकुलेशन, एंड देन फाइनली रिजल्ट। तो कॉपी में बेटा आपको ये सब चीज़ें लिखनी होंगी। आपको सिर्फ एग्जाम में जब आपको कॉपी मिलेगी तो ये लिखा हुआ होगा उसके ऊपर कि आपका जो प्रैक्टिकल आया है, मिसाल के तौर पे किसी के बच्चे का प्रैक्टिकल आया है मीटर ब्रिज, तो वहाँ पे आपको सिर्फ कॉपी में लिखा होगा कि भाई ये स्टूडेंट ने कॉपी उठाई है, इस कॉपी के अंदर जो लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट जिनका आया प्रैक्टिकल एग्जाम में वो क्या है, मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज का ऑब्जेक्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, उसका वर्किंग फार्मूला क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, सर्किट डायग्राम, ऑब्जर्वेशन, ग्राफ, कैलकुलेशन, रिजल्ट, ये सब चीज़ें आपको खुद करनी है, इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो अगर आपको सर्किट हम बना कर दे देंगे, सर्किट लगा हुआ मिल जाएगा, तो सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको वहाँ पे आके ऑब्जर्वेशन लेनी है और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे। बच्चे जो सबसे एक बेवकूफ़ाना हरकत करते हैं एग्जाम में वो ये होती है कि वो रीडिंग याद करके आते हैं और एडिट्स लिख देते हैं। एक्सपेरिमेंट को उन्होंने टच भी नहीं किया, एपरेटस को टच भी नहीं किया और पूरा का पूरा प्रैक्टिकल उन्होंने परफॉर्म कर लिया। तो ऐसा मत करिए। आप ऑब्जर्वेशन कॉलम से भी ये देख रहे हैं कि रीडिंग्स हमने किन किन पढ़ ली हैं, 100 पढ़ ली है, 500 पे ली है, 1500 पे ली है, 2000 पे ली है, सिर्फ आप ये देख रहे हैं। और कैलकुलेशन कैसे की वो चीज़ें आप यहाँ से देख रहे हैं, लेकिन आप यही याद करके पूरा आ जाए ये चीज़ सही नहीं है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ बेटा कि आंसर स्क्रिप्ट में आपने जो चीज़ें लिखनी होंगी, सबसे पहले तो आपका ऑब्जेक्ट आया कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट का वर्किंग फार्मूला है वो आप लिखेंगे, फिर उसकी सर्किट डायग्राम विद लेबलिंग एंड डायरेक्शन ऑफ करंट ये आप ड्रॉ करेंगे, देन ऑब्जर्वेशन कॉलम बनाएंगे आप, उसका ग्राफ अगर है तो ग्राफ बनाएंगे, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट। कुछ एक्सपेरिमेंट में ग्राफ नहीं है तो वहाँ ग्राफ वाली बात हट जाएगी। आई थिंक ये बात बोलने की या समझाने की उसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं कि आपको पता ही जाए। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे जिनमें ग्राफ नहीं है, बाकी हर एक्सपेरिमेंट में तकरीबन एक एक ग्राफ तो है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में कुछ में दो भी थे, लेकिन इस साल हमने एक ही कर दिया। ग्राफ आपको जो कराया गया एक ही ग्राफ कराया गया, जैसे कैपेसिटेंस वाला जो है प्रैक्टिकल उसमें दो ग्राफ बनते थे,
लेकिन अब उसमें एक ही ग्राफ बनवाया जा रहा है। तो ये बेटा आपके पास आपकी कॉपी की पूरी डिवीजन है जो आपने कॉपी में चीज़ें लिखनी होंगी। ऑब्जेक्ट, वर्किंग फार्मूला, सर्किट डायग्राम, ऑब्जर्वेशन, ग्राफ, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट, इन सब को मिला लें तो आपके पास ये 9 मार्क्स में। इन सब को अगर हम ऐड कर लें तो उनके क्या बनते हैं हमारे पास 9 मार्क्स। ओके, यहाँ तक किसी को इशू है, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर ये वर्किंग फॉर्मूला जो है ना वो बता देगा। हाँ हाँ, वो बेटा मैं अभी आ रहा हूँ आगे एक्सपेरिमेंट्स पे, तो मैं आपको शेयर करूँगा। आपका जो आपने जर्नल बनाया है पूरी वही फाइल आपसे शेयर करूँगा, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा वर्किंग फार्मूला क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा बाकी कोई प्रॉब्लम कि कॉपी में सब चीज़ें आपको लिखनी है, इसमें कोई मसला? चलिए ठीक है, तो यहाँ तक बेटा हमारी बात हो गई। अब मैं आपको प्रैक्टिकल जर्नल शो कर रहा हूँ, इसमें हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। ये सब चीज़ें आपने लिखी हुई है अपने जर्नल्स में। पहले ये हुआ करता था कि ऑब्जेक्ट लिख के दिया जाता था, लेकिन इस मरतबा ऑब्जेक्ट लिख के नहीं दिया जा रहा है। बात मैंने आपको पहले बता दी है। आपको सिर्फ एक नाम दिया जाएगा कि आपका एक्सपेरिमेंट कौन सा आया है। वैल्यू ऑफ जे आया है, फोटो सेल आया है, मीटर ब्रिज आया है, पोटेंशियोमीटर आया है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आया है आपके पास, या रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर आपको निकालना है, हाफ डिफ्लेक्शन आया है, फुल डिफ्लेक्शन या फिर वो आया आपके पास। इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, तो आपको उसका ऑब्जेक्ट खुद लिखना होगा। अभी मैं एक फाइल शेयर कर रहा हूँ। ये सेकंड ईयर फिजिक्स प्रैक्टिकल जर्नल नजर आ रहा है आप लोगों को बेटा? शेयर हो गई ये फाइल? यस सर। ओके, अच्छा जी। तो स्टूडेंट ये आपको आई थिंक फाइल भी मैंने जो है सरवकार ने बनाई थी। जर्नल तो मेरे ही सर्टिफाइड था, लेकिन मैंने फाइल सरवकार से बनवाई थी। तो देख लें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इंडेक्स में लिखे हुए कि पहला आपका जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, सेकंड आपने किया है वैल्यू ऑफ जे, और थर्ड जो था स्पेसिफिक हीट था। तो सेकंड और थर्ड दोनों तकरीबन सेम ही एक्सपेरिमेंट है, बस इसमें फॉर्मूला है हमें हम जे मालूम करते हैं, वैल्यू ऑफ जे, और सी की वैल्यू रख देते हैं। और 3 में हम क्या करते हैं, उसका कन्वर्स कर देते हैं कि हम वहाँ पे जे को रखते हैं वैल्यू में और सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 आएगा बेटा। यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू गिवन नहीं होगी, ये सब वैल्यूज आपको याद करनी होंगी। ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 आपके पास जो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड कैपेसिटेंस है एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। 5 आपके पास जो था रिलेशन बिटवीन, सिमिलरली 6 आपके पास है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। 7 आपके पास है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर मालूम करते हैं इससे हम। स्टडी द वेरिएशन ऑफ करंट इंटेंसिटी एंड लाइट, ये फोटो सेल है आपके पास। 9th एक्सपेरिमेंट जो है वो कौन सा है आपके पास, ये आपके पास मीटर ब्रिज है। और 10th आपके पास जो लास्ट आपने किया है वो पोटेंशियोमीटर है। अब इनकी नंबरिंग आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं, आपको ये देखना है कि भाई पोटेंशियोमीटर है। अब उसका किसी का नंबर 10 हो, किसी का 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इस चीज़ पे बस फोकस करना है। अब ये एक्सपेरिमेंट नंबर बेटा 1 आ रहा है, देखें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की हेडिंग आ गई यहाँ पर। हो क्या गया सर, तो जर्नल ले लेना। ये क्या हुआ पूरा करके आया? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में है आपका ऑब्जेक्ट है टू वेरीफाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, फिर ये थ्योरी है, थ्योरी की आपको कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाइवा में आपसे पूछ लिया। अब इसके बाद ये आपके पास इसका ऑब्जर्वेशन कॉलम आ रही है, ये कैलकुलेशन आ रही है, यही इसके फॉर्मूले सारे। तो ये जो के की वैल्यू है, जो आप के निकालते हैं, जनरल फॉर्मूला आपके पास जो है यहाँ पे नजर आ रही है। जहाँ मेरा माउस है, माउस नजर आ रहा है आप लोगों को?
cooling constant for a given minute K is equal to fall on temperature that minute divided by mean temperature minus room temperature. ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात हो रही है, पूरा का पूरा आपने खुद करना होगा, फिर इसका रिजल्ट आ जाए। अब मैं एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में बताता हूँ इस बात को, ताकि वर्किंग फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाए कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आ गया, आपने वैल्यू ऑफ जे निकालनी है, यहाँ पर एपरेटस लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास जो थ्योरी है इसमें वर्किंग फॉर्मूला ये लिखना होगा। अब इसका वर्किंग फॉर्मूला हम ये यूज़ करते हैं, ये है, देखिए वर्किंग फॉर्मूला क्या है, J इज इक्वल टू वी आई टी M1 C1 प्लस M2 C2 T2 माइनस T। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है ये भी आपने खुद लिखना। तो ये आपके पास यहाँ पर वर्किंग फॉर्मूला था एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। जो ऊपर आ रहा है J इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो काम करना है वो इस फॉर्मूले से करना है। वैल्यू ऑफ J हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर सिद्रा? फिर आपके पास इसके ऑप्शन कॉलम आ जाएंगे, आप रीडिंग निकालेंगे यहाँ से। ये सब डिटेल लिखी हुई है, कौन सी चीज़ क्या है ये आपको याद करना होगा, लिखना होगा। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ये बात नहीं लिखी होगी, आपको खुद लिखनी होगी, सही है। फिर इसकी कैलकुलेशन आ गई। देन रिजल्ट का पूरा एक मार्क्स होता है विद यूनिट, तो रिजल्ट भी आप सही से लिख के जाइएगा। सिमिलरली बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 भी आपके पास वही है, यहाँ पे जो वर्किंग फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये हो जाता है। यहाँ पे C2 मालूम करते हैं, C2 बराबर होता है 1 अपॉन M2 VIT अपॉन J T2 माइनस T1 माइनस M1 C2। ये वर्किंग फॉर्मूले ऑब्जेक्ट इनको अच्छे तरीके से अभी याद कर लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है, 3-4 दिन का टाइम है, अभी भी आपके पास 4-5 दिन है, इन पे अच्छे से वर्किंग कर लीजिए। और सर्किट डायग्राम में देखिए करंट की डायरेक्शन जो दिखाई जा रही है इसको जरूर बनाएगा। सर्किट डायग्राम पेंसिल से बनेगी, ये पेन से मत बनाएगा, तो बहुत ही अहम काम कर सकती है। इसके अलावा जो आपको ये प्रॉब्लम शायद हो रही होगी, कौन सी चीज़ जो है वो लाइन वाले पेज पे लिखनी है, कौन सी चीज़ ब्लैंक पे यानी इंटरलिंक पेज पे लिखनी है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम जब आपका हो रहा होता है तो वहाँ पे आपको जो बोर्ड की कॉपी आती है उसमें कोई लाइन ही नहीं होती, वो पूरी ब्लैंक होती है कॉपी। तो जो चीज़ आपको जहाँ लिखनी लिखने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपीज आती हैं उनमें लाइंस नहीं होती। हाँ, अभी आपने जो थ्योरी का पेपर दिया उसमें लाइंस होती हैं, तो बिल्कुल वो ब्लैंक पेज होते हैं, उस पर आप जहाँ पे जिस चीज़ को लिखते हैं आपकी मर्जी। जी, यहाँ तक क्लियरिटी है या कोई प्रॉब्लम है किसी को? प्रैक्टिकल की डेट्स बेटा आपसे आज वेबसाइट पे शेयर हो जाएंगी। वैसे 1 सितंबर से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं और 1 से लेकर 10 तक हम इसको जो है वाइंड अप करते हैं। अब जिसकी जो डेट हो काइंडली वो उसी पे है। चेक कौन करेगा? आपका इंटरनल मैं ही हूँ, मैं ही चेक करूँगा, मैं ही आपको मार्क्स दूँगा। हाँ, वाइवा आपका मुस्तबसम लेंगे। हाँ, जैसा काम करेंगे वैसे मार्क्स मिलेंगे बस। अच्छा, प्रैक्टिकल की ड्यूरेशन क्या होगी, मतलब कितने आवर्स का होगा? 2 आवर्स का होता है बेटा टाइम, लेकिन आप लोग तो मुझे अंदाजा है 1 घंटे में ही कर लेंगे, 1 आवर में हो जाता है प्रैक्टिकल। सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल तो इतने लेंथी नहीं होते। हाँ, फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल लेंथी होते हैं, इसमें आपको चीज़ बनानी होती हैं। सेकंड ईयर में तो बस ये चीज़ें आपके पास ऑब्जेक्ट, वर्किंग फॉर्मूला, सर्किट डायग्राम, ऑब्जेक्ट कॉलम ग्राफ, कैलकुलेशन, रिजल्ट, इन चीज़ों में इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन ड्यूरेशन जो आपको मिलेगा पूरा 2 आवर्स का, जो कि बोर्ड के इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो थ्योरी वाला फॉर्मूला आपने नहीं लिखना है, जो वर्किंग फॉर्मूला आ रहा होगा वो लिखना होगा। जैसे वर्किंग फॉर्मूला आ रहा है कि यानी कि इसके हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लिखें। ये एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा है हमारे पास? 4 है।
ठीक है, जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड कैपेसिटेंस एंड करंट एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ये ऑप्शन कॉलम है, ये सब बेटा आपको याद होनी चाहिए कि सी किस में माइक्रोफैराड में, करंट जो है वो मिली एम्पियर में है। ये सब चीज़ें आपके पास एपिटस के ऊपर लिखी हुई भी होती हैं, लेकिन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक्सी का फॉर्मूला क्या है, 1/2FC, ये आपको याद होना चाहिए, ये नहीं पता है। तो ऐसी कैलकुलेशन आती है, I/C को हम कैलकुलेट करते हैं अलग से और इसका रिजल्ट आ जाता है। सर ये इसमें जो एक्सपेरिमेंट 4 है वो एक्सपेरिमेंट 5 है शायद। वो बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नाम देखें उसके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है। अब नंबरिंग के हम जो है वो एक्सपेरिमेंट आगे पीछे कराते हैं, जैसे जैसे जो चैप्टर्स होते हैं तो उसके हिसाब से करा रहे होते हैं। तो आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट का नाम देखें कि एक्सपेरिमेंट को नंबर मत देखें, बस ये नाम क्या है इसका कि करंट और कैपेसिटेंस का रिलेशन। अब हो सकता है आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 5 हो, किसी और के पास एक्सपेरिमेंट नंबर 7 हो, किसी के पास 1 हो। तो नंबर से मत जाएं, स्टेटमेंट पे जाएं कि इसकी एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर आपका कोई भी हो सकता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 10 कह दूं बोर्ड में तो आप तो हैरान रहेंगे, सर ये तो एक्सपेरिमेंट 1 था, आप इसको 10 करें। तो आपने नंबर नहीं देखना है, आपने देखना है कि एक्सपेरिमेंट नंबर के आगे स्टेटमेंट क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आ रहा है या फिर आपके पास पोटेंशियोमीटर है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई इशू? फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये इसकी सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम तो पूरी आई थिंक जो आपके पास एपिटस होता है उसके ऊपर बनी हुई होती है। ये से ग्राफ आ जाता है जब आप पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। एक बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे होते हैं, इसको आप देख लीजिए। देखिए बेटा, जब आप सेकेंड ईयर में चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं प्रैक्टिकली तो सारे पॉइंट्स कभी नहीं मिल पाते। ये बेवकूफ़ वाली हरकतें आप छोड़ दीजिए। एक्सपेरिमेंट्स में जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं कोई भी साइंटिस्ट, तो हमेशा कभी भी सारे पॉइंट्स नहीं मिल पाते। कम से कम 3 से 4 भी पॉइंट अगर मिल जाए तो हम कहते हैं बहुत अच्छा ग्राफ बना। लेकिन कुछ बच्चों के मैं जर्नल देख रहा था, उनके सारे के सारे पॉइंट मिले हुए। तो बेटा ये मैट्रिक क्लास नहीं है, क्लास 8 के एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग। यहाँ कभी भी सारे पॉइंट नहीं मिलते, और अगर आप सारे पॉइंट मिला रहे हैं तो आप बहुत बड़ी अपने साथ एक नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अगर बोर्ड में आपकी कॉपी खुल गई और एग्जामिनर देखा तो कह रहे तो बच्चे ने सारा काम फेक किया हो, तो पॉसिबल ही नहीं। बहुत बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि सारे पॉइंट्स मिल जाए, लेकिन इतने सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हमारे सेकेंड ईयर में नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 10 पर ये रीडिंग आ रही है, 15 पर ये आ रही है, 20 पर ये आ रही है। ठीक है, अब ये 25 वाला पॉइंट नहीं मिल पाया, ये ऊपर आ गया। 30 वाला इधर आ गया, 35 वाला मिल गया, ये मिल गया, ये वाला थोड़ा सा आउट हो रहा है पॉइंट, और जो 55 पे लिया गया वो तो टोटली आउट है। तो हमें लाइन ड्रॉ करते वक्त बस ये देखना है कि कम से कम 3 पॉइंट, लेकिन एक पॉइंट ये मिला है, एक ये मिला है और एक ये, 3 पॉइंट मिलने इस ग्राफ। चौथा पॉइंट में थोड़ा सा डेविएट, चलिए इतनी डेविएशन चल सकती है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि इस वाले पॉइंट को भी इस लाइन पे ले आते हैं। तो ऐसे ही बेवकूफ़ वाली हरकतें नहीं करेगा। फिर एग्जाम में अगर मैं मार्क्स आपको अगर 14 दे रहा हूँ, आगे जाके अगर वो 13 या 12 बोले तो उसमें जिम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं। और ऐसा भी एग्जाम होता है कि हम किसी को मार्क्स अच्छे देते हैं, उसके आगे जाके मार्क्स कम हो जाते हैं। ये बोर्ड वालों के हेड की मर्जी होती है कि जब भी किसी बच्चे को 15 मार्क्स दिए जाते हैं तो उसकी कॉपी चेक की जाती है, खोली जाती है, और ज़रा से भी उसमें कोई कमी नजर आती है तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ऐसा हुआ है पास में। एक बच्चा था, उसकी पोजीशन थी, हमने उसको फुल मार्क्स दिए थे यहाँ पे 15, जब पता चला बोर्ड में उसकी कॉपी गई, उसके नंबर आया तो वहाँ 14 लिखे। क्या कर सकते, बोर्ड वालों की मर्जी है, वो जिसके मार्क्स है चेंज कर। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट नंबर 5 आपके पास जो है कौन सा है, ये टंगस्टन फिलामेंट, ओम्स लॉ। तो यहाँ पे आपका वर्किंग फॉर्मूला ये होता है रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, यानी कि ओम्स लॉ की क्वेश्चन यूज करते हैं, V अपॉन I इज इक्वल टू R। आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है।
इसकी सर्किट डायग्राम जो मैनुअल में बनी हुई है आप लोग वही फोकस करिएगा। इस स्टूडेंट ने बुक की डायग्राम बना ली थी, ये भी चल जाता है, इसको कोई मसले की बात नहीं। ये इसके ऑप्शन कॉलम है, तो यहाँ पे रेटिंग हम 0.5 पे, फिर 1 पे, फिर 1.5, 2 पे, 2.5 पे, 3 पे, 3.5 पे ले रहे होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि रेटिंग हमें किन किन वैल्यूज़ को लेनी है। रेटिंग नहीं निकलनी होगी तो वहाँ थोड़ी सी आपको हेल्प कर दी जाएगी, लेकिन बिल्कुल ब्लैंक होकर नहीं आएगा, उसमें कोई हेल्प नहीं की जाएगी। कॉपी के जो काम आपको बताए गए हैं वो आपने करने होंगे। ये कैलकुलेशन आ गई इसकी, एंड देन रिजल्ट। ये इसका ग्राफ है, ग्राफ में इसके ज़रूर लिखा करें प्रॉपरली। अब ओम्स लॉ का ग्राफ भी बच्चे जो है वो स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, हालांकि इसका ग्राफ आगे जाके कर्व हो जाता है। और कर्व भी कैसा करते हैं कि वो हर पॉइंट को मिला रहे होते हैं, सांप सीढ़ी चला रहे होते हैं। तो ये एक और मैं अहम बात बता रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। मैं शेयरिंग में क्लोज कर रहा हूँ तो देखेंगे, और वाइट बोर्ड पे आ रहा हूँ। नहीं बेटा, प्रैक्टिकल आपको सारे याद करने होंगे, इसमें आपको कोई फेवर नहीं दिया। परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर दी जाएगी, लेकिन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये मैं सोचेगा कि आप आएंगे, आपको बोल देगा आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 आएगा, वही आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई कहानी नहीं। कॉपीज रखी होंगी रैंडम, आप जो कॉपी उठाएंगे वही आपका नसीब होगा। ग्राफ में बच्चे जो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं उसको देख लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे ओम्स लॉ का ग्राफ है, तो अभी मैंने आपसे शेयर किया था। तो यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास करंट है। ये किसमें, वोल्ट्स में, और ये किसमें, एम्पियर में। तो अब रीडिंग आपके पास वहाँ इस तरह से आएंगे कि पहली रीडिंग यहाँ पर आ गई, फिर ये आ गई, इस तरह से पॉइंट्स आए मिसाल करो। तो बच्चे क्या करते हैं, या ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आउट है, ये इधर बच्चे क्या करते हैं, सांप सीढ़ी खेल रहे होते हैं। यहाँ पे यूँ जाएंगे, फिर यूँ जाएंगे, फिर यूँ जाएंगे, फिर यूँ जाएंगे। बेटा ये कोई हम नक्शा ड्रॉ नहीं कर रहे हैं किसी का, ये गलत है। आपने एक फ्री हैंड करके ग्राफ को बनाना हो। जो करेक्ट बनेगा यहाँ पर ग्राफ, वो कैसे बनेगा कि आप इस वाले पॉइंट को छोड़ देंगे। दोबारा देखिए, दोबारा बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की, ये आगे स्ट्रेट, यानी कि शुरू में ग्राफ कैसे चला, स्ट्रेट। इस वाले पॉइंट को छोड़ दिया आपने, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। फिर एक पॉइंट यहाँ भी आ रहा था, इसको भी छोड़ दिया आपने। इसके बाद आप ग्राफ को कर्व कर दिया, तो कितने पॉइंट मिले यहाँ पे, 1 2 3 4। ये ग्राफ सही करा है। अब अगर आप सारे के सारे पॉइंट्स मिलाएंगे तो वो आप अपने साथ ज्यादती करें, वो मिस्टेक है, उस पर नंबर कटेंगे एग्जाम में, उस पर आपको कोई फेवर नहीं मिलेगा। जितना काम अच्छा करेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये ओम्स लॉ या टंगस्टन फिलामेंट वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? जी सिद्धरा, क्लियर है यहाँ तक बात? ओके गुड। सिमिलरली जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ग्राफ होता है वो भी बड़ा एक डिफिकल्ट ग्राफ है, उसमें भी बच्चे इस तरह की मिस्टेक कर रहे होते हैं। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आपके पास पॉइंट्स इस तरह से आ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट मिनट पे, हर 2 मिनट के बाद हम रीडिंग ले रहे हैं। यानी कि अगर ये आपके पास 0 है तो ये 2 मिनट है, फिर ये आपके पास जो है 4, इस तरह से चलती आ रही होती चीज़ें। तो वहाँ पे आपके ग्राफ इस तरीके से आते हैं, एक पॉइंट ये आ गया, ये आ गया।
मान लीजिए हमारे पास पॉइंट्स आ गए, बच्चे क्या कर रहे होते हैं, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, यूं मिलाया, यूं मिलाया, यूं मिलाया, ये चल रहा है। तो बेटा ये तरीक़ेकार नहीं होता इसका। आपको एक शेप मिल गई है, बस आप उस पर एक फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करो, भले उसमें जितने पॉइंट्स मिले, कोशिश करें मैक्सिमम पॉइंट मिल जाए। तो इसका फ्री हैंड कर्व कुछ इस तरीके से आएगा कि ये वाले पॉइंट मिले, ये मिले, बस। ये चीज़ें एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने कर ली हैं, हम सिर्फ उसको यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं। अब हर पॉइंट को नहीं मिलाया जाता, मेरा मकसद यहाँ पे कहने का ये है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कोई इस तरह का अगर काम किसी ने किया तो उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट आएगा। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ग्राफ की कुछ समझ आई आपको बात? ठीक है। और ये कुछ बच्चों ने अपने जर्नलों में भी किया हुआ है काम, और ऐसे ही सबमिट कर दी। मैं तो देख रहा था कि मेरा कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन बोर्ड में अगर आपने ऐसा काम किया तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप कहेंगे सर मैंने तो सारा सही काम किया था, आपने नंबर कम दिए, ये नंबर मेरे कम आए, तो इसलिए कम आए। सर ग्राफ पर प्रोवाइड जी, ग्राफ आपको बोर्ड का ग्राफ एक प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल उस पर BIE के एग्जामिनेशन लिखा होगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और उसी पे आपको ग्राफ बनाना होगा। आपको इतना ग्राफ नहीं ला सकते उसमें, उस पर साइन भी कराने होंगे आपको इंटरनल के, वो आपको बहरहाल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन काम आपने करना होगा तरीके से, पेंसिल से, सफाई से। और ग्राफ में बच्चे ग्राफ बना देते हैं, ना स्केल लिखते हैं, सबसे बड़ी गलती, स्केल गायब है। ना यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या टाइम आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है। टाइम का यूनिट ही लिखा कि किस में था, मिनट्स में, ये किस में था, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इनके भी नंबर कटते हैं बेटा। काम कर रहे हैं तो तरीके से पूरा करें, वरना फिर अधूरा काम करेंगे तो फिर नंबर कटेंगे, 1 मार्क्स, आधा मार्क्स, 2 मार्क्स कट जाएंगे। जी क्लास, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैं दोबारा उस पर आ रहा हूँ प्रैक्टिकल जर्नल पे। ठीक है जी, तो ये ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एपिटस लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये मत लिखिएगा। हाँ, लेकिन वर्किंग फार्मूला आपको लिखना है। जैसे वर्किंग फार्मूला, इसमें क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट करनी है, ये भी आपको लिखना होगा। ये कौन सा है आपके पास, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वोल्टमीटर। तो उसका फार्मूला क्या है आपके पास, x = VR/E - V। E क्या होता है, EMF। ये सारा ऑब्जर्वेशन कॉलम ये सब आपको खुद बनाना होगा। रीडिंग कितने पे लेते हैं, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 एंड 3000 रीडिंग लेते हैं। इनके वोल्टेज को नोट करें। जो पहला वोल्टेज होता है 0 पर, उसी को हम E मानते हैं, EMF। यानी कि जब कोई भी रेजिस्टेंस निकला तो उसका आपका वोल्टेज आपके पास EMF कहलाता है। फिर इनकी कैलकुलेशंस आ जाएंगी, फॉर्मूला याद होगा तो कैलकुलेशन भी हो जाएगी। मीन निकालना है, या आपका आंसर आ गया, रिजल्ट। एक रिजल्ट आप ग्राफ से निकालते हैं, एक रिजल्ट आप मैथमेटिकली निकालते हैं कैलकुलेशन से। ये इसकी सर्किट डायग्राम है। और ये इसका ग्राफ है। अब इसका ग्राफ सेंट्रल में करके बनाया जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पॉइंट मिल रहे हैं सिर्फ, ना ये वाला पॉइंट मिल रहा है, और से अगर देखें आप, ना ये वाला पॉइंट मिल रहा है और ना ही ये वाला पॉइंट मिल रहा है। तो हमें ग्राफ में ये देखना होता है कि मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाए। भले 2-3 पॉइंट्स अगर हट भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 3 मिल रहे हैं तो 4 मिल रहे हैं तो 4 वाले पॉइंट्स पे आप लाइन ड्रॉ कर लें। 4 नहीं मिल रहे, 3 मिल रहे हैं तो 3 वाले पॉइंट्स पे आप लाइन ड्रॉ कर लें, वो ज़्यादा आपको प्रेफरेंस दी जाती है। अब इस पे ग्राफ आपके पास नेगेटिव में -2600 पर आया, तो हमें जो ग्राफिकल रेजिस्टेंस मिली वो कितनी मिली, 2600 में 2600। वैसे ओरिजिनल इसकी रेजिस्टेंस होती कितनी है, 3000 होती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन से भी क्या आई थी, 2451। तो जो भी आए आंसर आप लिखें, ये मत करिएगा कि भाई 3000 आंसर आता तो मैं 3000 ही लिखूंगा कुछ भी करके, रीडिंग गलत बना के, फेक बना के। फेक काम मत करिएगा। ऐसा भी हुआ है कि बाज़ दफ़ा किसी का प्रैक्टिकल एप्टेस्ट सही नहीं चल रहा होता,
जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, कोई ग्लास ख़राब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना चाहिए ग्लास का 1.5, उसका बेचारे का आ रहा है 1.7 या 2 आ रहा है, 2 तो डायमंड तक का आ जाता है। ये ऑब्जर्वेशन आ गई यहाँ पर, ये कॉलम आ गए। ठीक है, सर्किट डायग्राम और ये आपका रिजल्ट। ये ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे, यहाँ पे हम इंटेंसिटी और रिलेशन चेक कर रहे होते हैं। तो ये 3 पॉइंट मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं पॉइंट, और जो बॉक्स से बनाया गया है ये पॉइंट्स आप इन ग्रेडिंग्स के अलावा लेते हैं। जैसे पॉइंट ए पॉइंट बी सेलेक्ट किया गया ना कैलकुलेशन के लिए, कि जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ये ग्राफ प्लॉट कर लिया आपने। ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन पे आप डेंसिटी को ये जर्नल आई थिंक आपके टीचर्स ने आपसे शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो उनको टीचर्स से मांग लीजिएगा। मैंने सारे फिजिक्स के टीचर्स के ग्रुप पे कर दिया है, ये जर्नल भी शेयर किया हुआ है, इसका जो वायवा है वो भी शेयर किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 आपके पास है, डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज का फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू आर एल एक्स अपॉन एल आर। आर आपके पास नॉन रेजिस्टेंस होता है, एल एक्स जो है लेंथ होती है अपोजिट टू एक्स, एल आर जो है वो लेंथ होती है जो नॉन रेजिस्टेंस के अपोजिट आ रही होती है। ये इसकी कैलकुलेशंस हैं, इसमें कोई ग्राफ नहीं है, और ये इसका रिजल्ट आया। ये डायग्राम है। आई रिपीट बेटा कि आपने याद करके आना होगा, आपको हेल्प नहीं की जाएगी इसमें। अगर आप ये सोच के आएंगे कि आप ब्लैंक आ जाएंगे और आपको हेल्प कर दिएगी तो ये आपकी एक बेवकूफ़ी है। फॉर्मूला, ऑप्शन, कॉलम, रीडिंग्स, ये सब आपको देख के आना है, कैसे करना है, परफॉर्मेंस क्या करनी है। ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है पोटेंशियोमीटर, इसका फर्क फार्मूला ई एल अपॉन ए डी इज इक्वल टू एल एल अपॉन एल डी करके फार्मूला है इसका, सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पे हम दो ई एम एफ यूज़ करते हैं, एक ड्राई सेल और एक लिक्लांची सेल, एक डैनियल सेल यूज़ करते हैं। ये इसकी सर्किट डायग्राम है, रीडिंग्स इसकी सिंपल सी होती हैं। ड्राई सेल पे ई एम एफ ज़्यादा आता है, लेंथ ज़्यादा आती है, और डैनियल सेल पे रीडिंग जो है वो लेंथ आपके पास कुछ कम आ रही होती है। ये इनके रिजल्ट्स आए।
ठीक है, अपना आपसे बार शेयर कर रहा हूँ। जी बेटा, ये वाहवा नजर आ रहा है आपको? फाइल शेयर हो रही है आपसे? अब बेटा, प्रैक्टिकल में सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि व्हाट आर यू डूइंग। एग्जामिनर आते हैं, एक्सटर्नल आते हैं, पूछते हैं बेटा आप क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट जवाब देते हैं सर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। तो यहीं पे स्टूडेंट का पूरा इम्पैक्ट जो है ना वो जीरो हो जाता है कि स्टूडेंट को ये तक नहीं पता कि मैं पूछ क्या रहा हूँ, उसको जवाब क्या देना है। आपसे पहला सवाल यहाँ पर यही पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। तो आपने अपना ऑब्जेक्ट रीड करना है कि आई एम वेरीफाइंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, आई एम डिटरमाइनिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। तो ये काम आपने करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या किया जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं। आपने कहा सर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वेरिफिकेशन कर। उर्दू में नहीं बोलना है आपने इंग्लिश में पूरी अपनी जो ऑब्जेक्ट की स्टेटमेंट है वो पढ़ देंगे। आई एम डिटरमाइनिंग दी वेरीफाइंग दी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड फाइंडिंग आउट द कूलिंग कांस्टेंट। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता क्या, तो आपने उसकी स्टेटमेंट बतानी है कि स्टेट दैट रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफरेंस बिटवीन दी temperature of the hot body in the surrounding and the room temperature provided the temperature difference very small। तो ये सब चीज़ें आपने रीड करके आनी है। What are limitation of this law, ये सिर्फ लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे वाइवा दिया हुआ है। एक बार अगर इसको रीड भी कर लेंगे तो कम से कम आप कुछ बताने के काबिल रहेंगे। ठीक है, लीस्ट काउंट कितना है थर्मामीटर का आपका वहाँ पे 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, हाफ डिग्री थर्मामीटर कहलाता है। यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर नहीं, ये जो है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड को भी मेजर कर सकता है।
सही है, फाइल शेयर हो रही है ना सबसे। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट यहाँ पर जो है आपके पास कौन सा है, वैल्यू ऑफ जे है वाई के अकॉर्डिंग बात। अब अगेन मैं वही बात कह रहा हूँ कि आपने एक्सपेरिमेंट नंबर को नहीं, एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट देखनी कि आपने करना क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट यानी कि वैल्यू ऑफ जे फाइंड करना है। ठीक है, तो जे क्या होता है पूछा जाएगा, वैल्यू ऑफ जे लिखी हुई है यहाँ पर। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन प्रोड्यूस इन 1 कैलोरी ऑफ हीट। ठीक है, जूल्स लॉ क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। What happens to electrical energy when current passes through a resistor? इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है जब भी किसी रजिस्टर में से करंट गुजरता है तो वो हीट अप होने लगता है। What are the units of potential difference? ये आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होता है, करंट का क्या होता है, एम्पियर, पावर का क्या होता है, वॉट्स। पावर का अगर कमर्शियल यूनिट पूछा जाएगा आपसे तो वॉट्स पावर होता है। तो ये पूरी फाइल यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें सारा वाइवा गिवन है। ज़्यादा सवाल नहीं, हर वाइवा के ज़्यादा 6 से 7 सवाल आता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे यही पूछे जाएंगे, आपसे प्रैक्टिकल से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे टेम्परेचर की या हीट की डेफिनेशन पूछ ली जाए आपसे, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन पूछ ली जाए, तो ये सब आपके कोर्स में आप पढ़ चुके हैं, तो ये आपको आने चाहिए। फिलहाल स्पेसिफिक होते हुए वाइवा के लिए आपको ये फाइल सेंड कर दी जाएगी। बाकी आप चाहें तो बुक से भी वाइवा पढ़ सकते हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट आपका जो आएगा आपसे उसी का ही वाइवा पूछा जाएगा। ये आपको थोड़ा सा फेवर मिल जाएगा कि जो आपका एक्सपेरिमेंट आया है उस एक्सपेरिमेंट का ही फिर आपसे वाइवा होगा। ये नहीं कि आपका, अगर वैसे तो उसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एग्जामिनर की मर्जी है, वो किसी और से ही पूछ सकते हैं वाइवा आपसे। लेकिन ज़्यादातर होता ये है कि जिस एक्सपेरिमेंट आपका आता है आपसे उसी से सवाल किया जाता है। मोलर स्पेसिफिक क्या होती है, फिर आपके पास एक मीटर ब्रिज आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 4 नाम दिया है मीटर ब्रिज का, वैसे वहाँ पर उसका क्या नाम था, एक्सपेरिमेंट नंबर 8 या 9। ये किस पे वर्क करता है, विल्सन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एट बैलेंस कंडीशन क्या होता है, रेशियोज ऑफ रेजिस्टेंस आर्म जो है वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। व्हाट इज मीन बाय नल पोजीशन, नल पॉइंट किसे कहते हैं, जब गैल्वानोमीटर जो है वो 0 पे आ जाता है, डिफ्लेक्शन क्या हो जाती है 0, उसको कहते हैं नल बैलेंस कंडीशन या नल पॉइंट। सर जी कौन सर जो पार्ट रिड्यूस सिलेबस में था सिर्फ उसी में से आएगा ना? दोबारा सवाल कीजिए, क्या कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ जो रिड्यूस सिलेबस जो हमें बेटा थ्योरी के लिए प्रैक्टिकल का रिड्यूस सिलेबस नहीं है, प्रैक्टिकल पे कोई रिड्यूस नहीं होता। हाँ, ये एहतियात की जाएगी कि आपसे सवाल पूछे जाएं उसमें कोई ऐसा सवाल ना हो जो रिड्यूस भी ना हो। प्रैक्टिकल में वैसे तो सारी जनरल स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अब अगर आपका फोटो सेल आया है, प्रैक्टिकल फोटो सेल रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, लेकिन फोटो सेल का एक्सपेरिमेंट आपको कराया गया है, तो आपको उस पर पता होना चाहिए कि फोटो सेल क्या होता है। वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सोलर पैनल भी यही काम करते हैं। तो ये तो जो आपका एक्सपेरिमेंट आएगा वो तो आपसे पूछा जाएगा, टकाटक तो नहीं हो रही बात, शोर तो नहीं हो रही, तो ये तो बेटा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 5 किसको कह रहे हैं यहाँ पर, ये मीटर ब्रिज को कह रहे हैं। मीटर ब्रिज किससे यूज होता है, सबसे पहला सवाल वही होगा, व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट, व्हाट आर यू डूइंग। तो आपने क्या बताया, डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वाई बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की मदद से हम क्या कर रहे हैं, किसी अननोन वायर के रेजिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लाइन ऑफ अ सब्सटेंस इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। What is the difference between specific resistance and resistivity? There is no difference between two of them. Specific resistance को हम resistivity भी कहते हैं, और resistivity मटेरियल की सिर्फ किस पे डिपेंड करती है,
टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टेंस जो है मटेरियल का लेंथ बढ़ाने से, एरिया बढ़ाने से चेंज हो जाता है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर या फिर मटेरियल चेंज करने पर चेंज। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट नंबर 6 आपके पास हाफ डिफ्लेक्शन है। इसमें आप रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर डिटरमाइन करते हैं, कौन से मेथड से? हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से। क्योंकि यहाँ पे इसको हाफ डिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि गैल्वानोमीटर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो है वो फुल आ रहा होता है, फिर सेकंड स्टेप में वो अपनी फर्स्ट वैल्यू का हाफ हो जाता है। यानी पहले अगर गैल्वानोमीटर 30 पे आ रहा है तो सेकंड जब आप उसको हाफ डिफ्लेक्शन करेंगे तो 30 से उसकी डिफ्लेक्शन कितने पे आ जाएगी? 15 पे आ जाएगी। अगर सेकंड रीडिंग आप 28 पर ले रहे हैं तो 28 से उसकी हाफ डिफ्लेक्शन 14 पे आ जाएगी। करंट डिवाइड हो जाता है। शंट रेजिस्टेंस क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैन वी मेजर करंट विद द गैल्वानोमीटर? गैल्वानोमीटर करंट को मेजर नहीं सिर्फ डिटेक्ट करता है। गैल्वानोमीटर बहुत ही फ्यू मिली एम्पियर्स तक के करंट को मेजर कर सकता है। मिली बल्कि माइक्रो एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकता है। एक्सपोनेंट -6 एम्पियर तक को मेजर करेगा, उससे बड़ी वैल्यू आएगी तो उसको मेजर नहीं करेगा, फुल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तभी हमें एमीटर बनाना पड़ता है। वोल्ट मीटर क्या होता है? एक्सपेरिमेंट नंबर 7 आपका क्या होता है? डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर। तो ये सब बातें आपको वहाँ पता होनी चाहिए। किसी का कोई और सवाल है यहाँ पे? फिर आपके पास टंगस्टन फिलामेंट आ गया। यहाँ पे सबसे पहले आपसे ओम्स लॉ पूछा जाएगा। ओम्स लॉ के बच्चे स्टेटमेंट बताते हैं लेकिन ये नहीं बोलते कि टेम्परेचर या उसकी कोई भी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए मटेरियल। और बच्चे इसको जो भी स्टेट कर रहे होते हैं उस लॉ के पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंड कर रहा है। यानी बैटरी लगाएंगे, यानी आप कह रहे हैं कि करंट देंगे तो बैटरी काम करेगी, तो बैटरी बनेगी। बेटा यहाँ पे पहले बैटरी लगती है, उससे बाद करंट बनता है। तो करंट का दारोमदार किस पे होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे होता है। करंट जो कंडक्टर से पास होता है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर? पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरह स्टेट कर रहे होते हैं, जो कि मैट्रिक में पढ़ाया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। भाई बैटरी लगाओ तभी तो करंट मिलेगा, क्या करंट से बैटरी बना लोगे आप? तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि बच्चे जो है यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन असल में आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होता है। आई किस पे डिपेंड कर रहा है? वी पे कर रहा है। वी होगा तभी तो आई मिलेगा। ये इनके पावर के लॉस हैं। P इज इक्वल टू आई वी। रेजिस्टेंस लॉस में P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हम लगाते हैं। और सबसे अहम बात कि यहाँ पे ओम्स लॉ ओबे होता है। तो ओम्स लॉ का ग्राफ आपने देखा था, स्ट्रेट लाइन जाते जाते जैसे वो हीट अप होता है तो ग्राफ कर्व हो जाता है। तो ओम्स लॉ यहाँ ओबे नहीं होता, क्योंकि फिलामेंट का या जो टंगस्टन फिलामेंट होता है वो बहुत हीट अप होकर उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ग्लो भी करने लगता है, बल्ब वहाँ पे ग्लो करने लगता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है आपके पास। इसमें करंट एंड कैपेसिटेंस और करंट एंड कैपेसिटेंस का आप जो रिलेशन भी आप ड्रॉ करते हैं। तो ये भी आपको ऑब्जेक्ट पूरा याद होना चाहिए। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर आपके शॉर्ट कोर्स में शामिल है। 12 बिट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 10 आया था आपके पास, फोटो सेल। और ये पोटेंशियोमीटर आया था। तो ये बेटा आपके पास टोटल वाइवा की फाइल है। ये फाइल अगर आपके पास नहीं हो तो आप बुक से भी कर सकते हैं। ये फाइल चाहिए तो अपने टीचर्स से मांगिएगा। फिर इसके जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट टीचर्स हैं सबको शेयर कर दिएगा। मिस तबस्सुम के पास भी है, सर मुदस्सिर के पास भी है। नहीं मिले तो फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देगा, मैं खुद शेयर कर दूँगा।
यहाँ तक की प्रॉब्लम, यहाँ पे मैंने आपको वाइवा का बता दिया, वाइवा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे सब नजर आ रहे हैं। लेकिन पहला सबसे सवाल आपसे यही किया जाएगा कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। मुझे यही पता है कि अभी भी कुछ बच्चे आके जवाब नहीं सर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, वो तो बेटा छोटे से बच्चे को ही पता होगा प्रैक्टिकल में परफॉर्म क्या कर रहे हो, ये बताएं। अगर इस तरह की बेटा अगर आप कोई हरकत करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर बीच में डिप्टी आ गया, कोई भी एक्सटर्नल हेड आ गया, तो वहाँ पे फिर मसला आप लोग के लिए होगा। और बराए मेहरबानी कोई भी चीटिंग मटीरियल या मोबाइल में मत लाइएगा अपने आप। नहीं आ रहा हो तो टीचर से पूछ लें, थोड़ा सा गाइड कर दिया जाएगा आपको जितना किया जा सकता है। ये भी नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक बैठे हैं और पूरा प्रैक्टिकल कराने की ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो जैसी आप कॉपी देके जाएंगे वैसी चेक करके दे दी जाएगी। वैसे कैमरे लगे हुए हैं, आपको पता है रिकॉर्डिंग देखी जा रही होती है एग्जाम में बहुत ज़्यादा, और बोर्ड वाले भी आके कभी कभार रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो इन चीज़ों का आपने खुद ख्याल करना है। अब प्रैक्टिकल की कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जहाँ से आप असल में वीडियोस तो मैंने भी बनाई थी कि मैंने वीडियो भी यूट्यूब पर डाली नहीं है। जो मेरे चैनल है इससे मैंने जो है प्रैक्टिकल की वीडियोस अभी डाली नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ एडिटिंग करनी है मुझे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसमें। प्रैक्टिकल जब 25 मार्क्स का था उस हिसाब से वो बनी हुई हैं, तो वो उनकी लेंथ भी थोड़ी सी लेंथी है। तो ये कुछ चैनल्स मैंने कल देखे थे, यहाँ पे भी प्रैक्टिकल अवेलेबल हैं। इन चैनल से आप प्रैक्टिकल को एक तरह से ओवरव्यू कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल में परफॉर्मेंस क्या करनी है, कैसे आपने डील करना है, क्या करना है। इन सब चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि चैनल है फिज़िक्स X1 करके नाम से, इस पर तकरीबन बेटा आप देख सकते हैं कौन कौन सा प्रैक्टिकल मौजूद है। टंगस्टन फिलामेंट भी मौजूद है, मीटर बेस भी मौजूद है। इसके अलावा ये पुलिंजर एप्रेटस हमारे कोर्स में नहीं है, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करते हैं, ये वाला नहीं। तो फोटो सेल भी मौजूद है यहाँ पर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर भी मौजूद है। इसके अलावा हाफ डिफ्लेक्शन भी है, कैपेसिटिव रिएक्शन। ये तो बहुत ही आसान प्रैक्टिकल है, यहाँ से जिसका ये आएगा उसको सिर्फ ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगी, बाकी रीडिंग निकालने में तो कोई मसला नहीं है। देन स्पेसिफिक हीट और वैल्यू ऑफ जी अगर एक कर लेते हैं आप तो दोनों में सेम ही तरीके का है, कोई फर्क नहीं है। बस सिस्टम ऑन करके आपने टाइम के साथ साथ वोल्टेज और करंट नोट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रैक्टिकल यहाँ मौजूद है आपके पास। एक इसमें नहीं है पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर की भी एक लिंक है, मैं शेयर कर देता हूँ आपके पास। यहाँ से आप ये पोटेंशियोमीटर भी देख सकते हैं, ये मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग जैसे कॉपी कर लीजिए। अभी ये मैंने शेयर कर दिया लिंक चैट में, ये आपके पास पोटेंशियोमीटर का है, ठीक है। सिमिलरली और ये चैनल है जहाँ पे बाकी प्रैक्टिकल्स की वीडियोस अवेलेबल हैं, इसका लिंक भी मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। अब अभी के अभी इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग अपने पास। यहाँ से फिजिक्स के तकरीबन 9 प्रैक्टिकल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे सेकेंड में।
9 प्रैक्टिकल्स यहाँ मौजूद हैं। जैसे फोटो सेल बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बस आपने डिस्टेंस जो है वो करंट को देखना होता है कि कितने करंट पे हमें किस पे वैल्यूज चाहिए। 100 से 200 तक हम लोग जाते हैं बस यहाँ पे। तो इस वीडियो को अगर मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं आवाज़ क्लोज की हुई है, आप लोग उसको खुद देख लीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, आपने इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना, आपने से उस पर आने की परफॉर्मेंस कैसे है। आपके पास मैनुअल पूरा मौजूद है और आपने उसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखें, इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। फिर ये एपिटस पे आ गए। ये फोटो सेल का एपिटस आपका भी कुछ ऐसा ही है कि एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे फोटो सेल लगा हुआ है ये, और ये आपके पास ये माइक्रो एमीटर में मौजूद है, यानी कि एमीटर जो लगा हुआ है वो माइक्रो एमीटर में लगा हुआ है। ठीक है, देखें यहाँ पे कोई इसकी परफॉर्मेंस बता रहे हैं, तो इसको आप काइंडली खुद अपने तौर पे देख लीजिएगा। अब बोर्ड ने डेट भी ऐसी दी हुई है कि हमें 1 से 15 तक ही प्रैक्टिकल कराने हैं। रिवीजन का टाइम फिलहाल अभी नहीं है, तो ऑनलाइन मैंने फिर भी आपको वेबसाइट बता दी जहाँ पे सारे प्रैक्टिकल अवेलेबल हैं, लेकिन जो चीज़ें याद करने को बताई वो आपने याद करके आना होगा। इन लोगों ने जो है वो 50, 45 इस तरह से रीडिंग ली है करंट जो आ रहा है डिस्टेंस पर। तो आपने यहाँ से सिर्फ मेथड देखना है, फॉलो आपने अपनी ही ऑब्जर्वेशन को करना है कि हमने किस मेथड से रीडिंग्स ली है। सिर्फ आपको एक तरीक़ेकार मिल जाए कि आपने एपिटस को हैंडल कैसे करना है, कि ये कैसे हैंडल करना है। अगर आप भूल गए, वैसे तो आपको भी फ्रेश ही कराया गया, बच्चों को सारे प्रैक्टिकल हैंड में जल्दी माइंडअप कराए गए थे, तो फिर भी कुछ कमी रह जाती तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। ये आपके पास कैपेसिटेंस वाला एक्सपेरिमेंटेशन बिटवीन एसी करंट एंड कैपेसिटेंस। अब इसमें 2 ग्राफ होते हैं, देखिए 2 ग्राफ होते हैं, कोई भी एक बना सकते हैं आप। राइट साइड वाला बनवाया, लेकिन कुछ बच्चों ने लेफ्ट साइड वाला ही बनाया हुआ है। कुछ जर्नल मुझे ऐसे भी नजर आए थे, मुझे नहीं पता किसने इनको बता दिया ये, हालांकि करना हमें ये होता है करंट और कैपेसिटेंस। अब कोई भी बना लें आप एक ग्राफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आपका सेटअप होता है, बस आपको ये बटन दबा के यहाँ पे करंट की वैल्यूज मेजर करनी होती है। ये करंट कितना आ रहा है, ये 0 है, ये 5 है, 10, 20, 30 है। हमारे पास जो है 0 के बाद 50 है, फिर इस तरह से 100 है, तो हम उस हिसाब से रीडिंग को मेजर करें। सर्किट डायग्राम भी पूरी इसके ऊपर बनी हुई है। ये कितना 1 माइक्रो फैराड है, 2 माइक्रो है, 3 माइक्रो है, 4 माइक्रो है। हमारे पास जो माइक्रो फैराड गिवन है वो गिवन है, आपको उसको देखना पड़ेगा। तो आपने यहाँ से सिर्फ परफॉर्मेंस देखनी है, वैल्यूज इनकी मत रख कर लीजिएगा, वैल्यूज इनकी अलग होंगी, हमारी अलग होंगी। हर जगह के एक्सपेरिमेंट के जो मीटर्स लगे हुए होते हैं डिफरेंट होते हैं। ये देखिए उन्होंने क्लिक किया यहाँ पे, इसको प्रेस किया बटन को, और ये करंट मिल गया, जो भी मिल रहा है। 10 के बाद ये 20 है, 15, 16, 17 कुछ रीडिंग आ रही है इसके ऑलमोस्ट, इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा। फिर ये ऑप्शन कॉलम को फिल करेंगे। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे मैंने लिंक भी आपको शेयर कर दिए हैं कि अभी आपके पास टाइम है। मेरा आपसे पहला यही होगा कि आप जो है सबसे पहले चीज़ों को याद कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। परफॉर्मेंस को एंड में देख लीजिएगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। परफॉर्मेंस में अगर कोई मसला हो रहा होगा तो वहाँ थोड़ा बहुत हम गाइड भी कर देंगे, एक आध रीडिंग आपको बता देंगे। ज़्यादा से हर किसी को नहीं कह रहा हूँ मैं, जो कुछ कर रहा होगा, जो बिल्कुल ब्लैंक बैठा हुआ होगा, उसकी कोई हेल्प नहीं कीजिएगा। और ये सोच के मत आएगा, दिमाग से बात निकाल दें कि आपको प्रैक्टिकल बता दिया है कि क्या मिलने वाला है, ऐसा कोई कहानी नहीं है।
बीच में आई थिंक नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैंने आप लोगों को ये वेबसाइट के लिंक शेयर कर दिए थे, मिल गए आपने? मैं दोबारा शेयर कर दूँ? जी रेजा, ये लिंक आप लोगों के पास आ गए हैं या मैं दोबारा शेयर करूँ बेटा? नो सर, आ गए। ठीक है, तो मैं अभी वीडियो प्ले करके दिखा रहा था, लेकिन आई थिंक उसमें थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। ठीक है, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करके बता रहे हैं। कैपेसिटेंस वाले को देख सकते हैं आप, जैसे जैसे बटन ये प्रेस करते जा रहे हैं उस पर आपको करंट मिलता जा रहा है कितना आ रहा है। लेकिन आपने यहाँ से सिर्फ इसका प्रोसीजर देखना है, आपने रीडिंग जो लिखनी होगी वो जो हमारे ऑपरेटर है उसके हिसाब से ही लिखनी होगी। अब ये लोग 1 2 3 4 पे कराना है, हमारे पास 1 2 3, इस पर हमारे पास ये 10 20 30 40 करके हैं कैपेसिटेंस। तो ये फ़र्क होता है हर जगह, तो आपको उसी को फॉलो करना होगा जो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर का जो एक्सपेरिमेंट है ये भी मैंने अलग से इसका लिंक आपको बता दिया है। सिर्फ यहाँ से हेल्प लिखा है तो बहुत साफ सुथरे रेफरेंस है, हमारे पास इतना साफ सुथरे रेफरेंस नहीं बह रहा है। तो कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपको पता होगा, तो अभी काम स्टार्ट हो गया है यहाँ पे दोबारा। अच्छा जी, तो बहरहाल यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई बेटा सारी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि उन्हें जर्नल चेक कराने हैं या कुछ और मसला है, तो जर्नल तो चेक कराने अगर आपको आना है तो 1 सितंबर को या 1 सितंबर के बाद जो है 1:30 बजे के बाद आएगा। किसी को कोई प्रैक्टिकल भी अगर रिवाइज करना है तो 1:30 बजे के बाद कॉलेज आ सकता है। 1:30 से 2:30 मतलब तकरीबन 2:25 के दरमियान आपको प्रैक्टिकल रिवाइज करा दिया जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम का जो स्केड्यूल हो आपको उसी को फॉलो करना है, ये मत है सर मुझे इस दिन करना है, मुझे इस दिन प्रैक्टिकल करना है। जो जिसकी डेट हो वो उसी पे आए। हाँ, तो सर्टिफाई करवाने भी आप लोग उसी दिन ही आए, 1 सितंबर या जो स्केड्यूल कहाँ पे? स्केड्यूल कहाँ से मिलेगा? स्केड्यूल बेटा आपको आज अपनी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, वरना मैं कुछ शेयर कर दूँगा। अभी वो टाइप हो रहा है, फाइनल हो गया है स्केड्यूल। ठीक है, अपने रोल नंबर के हिसाब से अपनी शिफ्ट को देख के हिसाब से आपने आना होगा। शिफ्ट से थोड़ा सा पहले आ जाएगा, कहीं नहीं कि शिफ्ट स्टार्ट अगर हो रही है 8:30 बजे तो आप 8:30 बजे नाजिल हो रहे हैं। शिफ्ट अगर आपकी 8:30 पे स्टार्ट हो रही है तो आप थोड़ा सा पहले आ जाए, 10-15 मिनट पहले आ जाए, सेफ साइड रखें। और जर्नल सर्टिफाई नहीं होगा तो नंबर नहीं मिलेगा। अगर कंप्लीट होगा तो देख लिया जाएगा, उसको थोड़ा सा फेवर कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे 1 सितंबर को जिनको अब उनको कुछ हद तक थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। जर्नल लेके आना, ये नहीं कि जर्नल घर पे भूल गए, जर्नल एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें आपने लेके आनी है और पूरे यूनिफॉर्म में आना है। कंप्लीट यूनिफॉर्म जो है, टाई शूज़ सब कुछ। ये नहीं कि सिर्फ आपने जो है वो ड्रेस पहन लिया, बाकी शूज़ आपने जो है दूसरे रंग बरंग के पहन लिए। तो ये हरकतें मत करिएगा, फिर फाइन देना पड़ेगा आपको, और हो सकता है अगर एक्सटर्नल आ गया तो वो आपको लैब से निकाल देगा। प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएगा, इज्जत से आएगा, इज्जत से जाएगा, सीधी सी बात। अच्छा, वाइवा कौन लेंगे? एक्सटर्नल? वाइवा बेटा मैं भी ले सकता हूँ, मिस्टर तबस्सुम भी ले सकती हैं, और अगर एक्सटर्नल आ गया तो वो ले लेंगे हमारे। ठीक है, सारा दारोमदार आपकी कॉपी पे होगा। कॉपी जितनी आप अच्छी फिल करेंगे ना उतनी अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। और वाइवा भी हमें कॉपी के पीछे लेना है तो उसमें भी कोई बेटा फेवर नहीं हो सकता। जो सवाल पूछा जाएगा आपको उसका आंसर देना।
ठीक है भाई, कोई और सवाल अरसलान? किसी और का कोई सवाल? सारी बातें क्लियर हो गई हैं? कोई मसला है, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर आपने स्केड्यूल का क्या बताया? क्या कह रही हैं, दोबारा बोलें। क्या दोबारा बोलें, मुझे समझ नहीं आया आपका सवाल। स्केड्यूल बेटा आज आपको जो है वो ईमेल कर दिया जाएगा, जो आपके कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी आ जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मज़ीद आपसे टीचर्स भी शेयर कर देंगे कि अगर आज आपको ना मिले या कल तक ना मिले तो फिर आपको टीचर्स भी शेयर कर देंगे कि ये स्केड्यूल है, ये रोल नंबर्स हैं, ये दिन आपने फॉलो करने हैं। तो तीनों का स्केड्यूल को रहेगा कि फिजिक्स का आपका किसी और दिन होगा, केमिस्ट्री का किसी और दिन होगा, इस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, फिर मैं यहाँ पे क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ। किसी का मज़ीद कोई सवाल है तो वो रख सकते हैं, बाकी बच्चे जा सकते हैं। जर्नल अगर सर्टिफाई कराना है आपको तो आपको मैंने कहा 1:30 बजे के बाद आप आ जाएं। जर्नल भी सर्टिफाई हो जाए तो प्रैक्टिकल रिवाइज करना है तो वो भी आपको आगे जाए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2:25 तक होते हैं, 1:30 से 2:25 के दरमियान आपको रिवीजन करना है, जर्नल सर्टिफाई कराना है, आप वापस करें। ठीक है बेटा, आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर नाउ। 1:30 बजे के बाद आफ्टर 1:30 तक तो बेटा एग्जाम चल रहा होगा, उसके बाद आप आएंगे तो फिर आपको कोई बात की जाएगी, एंटरटेन किया जाएगा। उससे पहले अगर आप आएंगे तो आपसे बात करने का भी टाइम नहीं होगा। और मज़ीद आप जो आपके टीचर हैं उनसे आप और पूछें, जो वरना मुझसे करा लेगा, मैं हेड हूँ, हर किसी का जर्नल में सर्टिफाई कर सकता हूँ। डेट 1 सितंबर के बाद है, फर्स्ट को आ रहा है, सेकंड को आ रहा है, उस पर कोई इशू नहीं। लेकिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो बोर्ड का, उससे पहले आना है। आप कहीं भी जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसी दिन आप मुझे जर्नल देना है। प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले सर ये मेरा जर्नल है, सर्टिफाई नहीं हुआ तो मैं 80 पर 0 मार्क्स कर दूँगा जर्नल का। जर्नल जब मेरे पास आया तो वहाँ पे वो सर्टिफाइड होना चाहिए एग्ज़ाम पे जब आप आओ। तो इसलिए जो आपका एग्ज़ाम डेट हो उससे पहले करा ली। कब आप कहेंगे सर 1 सितंबर वालों का क्या होगा, 1 सितंबर वालों का उस दिन भी सर्टिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में जो आ रहे हैं 2 सितंबर या सो ऑन डेट्स पे जो आ रहे हैं बच्चे एग्ज़ाम देने, उनको यहाँ पे कोई फेवर नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।